गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑल द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने लगभग चैप्टर नंबर 5 पे। अगर इससे पहले के चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट गिवन है, सारे ही सब्जेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही के साथ में हर चैप्टर के बहुत ही मजेदार नोट्स, ऐसे नोट्स भाई देने पड़ के तुम्हें लगेगा कि ये तो इतना इजी है, मैं क्यों डर रहा था कि मुझे क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं होंगे। सारे के सारे नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो तुम्हें शायद 500-700 के लिए फ्रेशर्स में मिलती होंगे, वो मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, वहाँ बस फॉलो करके रख लेना मुझे, ठीक है। और तुम्हें उसके स्क्रीनशॉट लेने और प्रिंट आउट निकलवा, तुम टॉपर बन जाओगे, दैट्स इट। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो नया चैनल है हम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का, हमारी जो फैमिली है पूरी सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज के नाम से मैंने नया चैनल स्टार्ट करो, उसे अगर तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू आर डूइंग धोखा विद ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, ओके। जल्दी जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। वहाँ पे आप लोगों के लिए डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन, करियर बिल्डिंग, हमारी क्या हमें आगे करना है ह्यूमैनिटीज के बाद में, CUET की तैयारी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब वहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी जाओ, अपने वो जो है दूसरा घर होता है, वो तो हमारा दूसरा घर है, उसे भी सब्सक्राइब करके रखो। तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। ये 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ता है, जिससे मैं आपको बता पाऊँ दैट इफ़ यूर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तुम्हें कोई पैक खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये रही तुम्हारी सिमरन दीदी, बस दिन के 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेना मेरे चैनल से, एंड तुम्हें CUET भी क्लियर कर लोगे विद योर बेस्ट कॉलेज, एंड बोर्ड्स के टॉपर तो तुम ही होगे, ओके। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं। पहले चैप्टर में सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ा कि सुपर पावर थी वो, और वो अमेरिका के लगभग टक्कर की थी, ठीक है। तो जब आपके सामने आपके जितना बड़ा दुश्मन होता है तो आपकी मनमानी कम होती है, ठीक है। तुम्हें डर लगेगा यार मेरे टक्कर का एक इंसान मेरे सामने है, तो भाई तब तक अमेरिका की ना ज़्यादा दादागिरी नहीं चलती थी जब तक सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था। बट सोवियत यूनियन के चले जाने के बाद ना दुनिया का माहौल बदल गया। क्यों? अब बस एक ही सुपर पावर रही थी हमारे पास में, वो कौन थी? हमारी अमेरिका। अब अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, जो करना चाहे अमेरिका कर सकता था, और अब भी ऐसी होता है। अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। आपने हाल ही में हुए इंसिडेंट्स के बारे में देखा भी होगा दैट आप अमेरिका के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, वो आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, वो UN में भी उनका इतना बड़ा रोल है। तो इफ़ दे आर गुड दे आर गुड, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमने समझा ना। अब दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि EU है, एक एशियान है, सब कंट्रीज आपस में मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कि भाई आपस में खुश रहें और एक दूसरे की मदद करें। फिर हमने साउथ एशिया पढ़ा कि हमारे आस पड़ोसी देश, इन्हें मिल बांट के रहना नहीं आता, इनके आपसी कलेश झगड़े खत्म ही नहीं होंगे कभी, ठीक है। जैसे बाकी वो लोगों ने तो सोचा कि नेगोशिएशन से कर पाए, बट हमारे पड़ोसी देश नेगोशिएशन से नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब आते हैं हम पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मदद करती है वर्ल्ड रिलेटेड मैटर्स पर डील करने में और अमेरिका से बातचीत करने में। अगर आपको अमेरिका से बात करनी है तो क्या तुम जाके सीधा वहाँ ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे हमारे ऑफिशियल्स? नहीं, बैठ भी सकते हैं बट हर कंट्री तो नहीं जा सकती। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, हम जा सकते हैं, बट एक UN एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े किस्सों को डिस्कशन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई बात है, कोई ट्रेड रिलेटेड इशू है, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू है, वो सब UN के अंदर जो है डिस्कस होते हैं। वहाँ सब कंट्रीज बैठती हैं और डिस्कशन करती हैं। तो ये रोल होता है UN का। और इस चैप्टर में हम UN का और बाकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी जब कोरोना वायरस हुआ था तो आपने जो है देखा था कि UN की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, और भी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड चलाती है, एक है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पता है, ये जो मैंने 1-2 मिनट के तुम्हें 5 मिनट स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो पूरा चैप्टर आपको ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर तो बस रीड एंड लर्न करना है हमारे को। चलो पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज आफ्टर सोवियत यूनियन का कोलैप्स, जो तुम्हारी दीदी तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी है कि यूनियन कब बनी थी। ये जो हमारी सारे देशों ने इकट्ठे मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN बनाई थी, यूनाइटेड नेशन, ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बनाई थी। इससे पहले इसके एक पापा भी होते थे, वो फेल हो गए थे। UN से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी?
वो अभी ये चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। तो ये हमें बताता है कि हमें क्या ज़रूरत है यूएन की। और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि यूएन भी बहुत पुराने ज़माने में बना था एज़ कम्पेयर टू आज। देखो तो यूएन को बने हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं, तो अब साल के साथ साथ बदलना चाहिए ना चीज़ों को। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि यूएन में चेंजेस आएँ, ठीक है। और जो है इंडिया का क्या रोल है यूएन के अंदर, और हम ये पढ़ेंगे कि क्या यूएन का कोई फ़ायदा भी है या फिर नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा यही आता है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की ज़रूरत ही क्या है कि एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग, इतना खर्चा वहाँ पे होता है, हर कोई वहाँ डोनेशंस देता है और बजट्स में उसके जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट हमें करना होता है। सब कंट्रीज़ वहाँ जाती हैं, रेगुलर मीटिंग होती है। भाई इतना झंझट करने की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूएन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज करा जाता है क्योंकि जब कोई काम की बात होती है तब तो वो काम करता नहीं है। कभी इंटरनेशनल इशू हो रहा हो, जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका और जो ईरान के बीच में हुआ, क्या यूएन उसमें कुछ कह पा रहा है? कहता है, बट जिसने जो करना होता है वो तो कर ही लेता है ना। इसराइल और पैलेस्टाइन का हमने देखा पूरा का पूरा। यूएन कहता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है, बट हो नहीं पाता कुछ भी। ये नहीं है कि वो वॉर रुकवा दे। यूएन बनी किस लिए थी? कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, बट वॉर तो तब भी हो रहे हैं। तो लोग कहते तुम्हारा काम क्या है? इनइफेक्टिव है यूएन। तो यूएन का काम तो है भैया वॉर रुकवाना। वॉर तो रुके नहीं, रशिया यूक्रेन का वॉर इतने समय लंबे समय चला, सबके वॉर तो हो ही रहे हैं। तो यूएन की इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन आता है कि भाई बनी क्यों है ये, ठीक है। तो इवन द यूएन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, तब भी हमारे यहाँ पे क्या है, वॉर्स तो होते ही रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर वॉर हो रहा है तो हम यूएन पे से भरोसा उठा दे, नहीं। यूएन हमें होप देता है, पीस देता है, कॉपरेट करने की आपस में एक दूसरे के साथ में। यूएन का सबसे बड़ा रोल पता है क्या है? यूएन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है जहां हम कंट्रीज मिलकर डिस्कशंस कर पाए और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बिना वॉर पे जो है सॉल्व कर लें, ठीक है। जब भी कोई कंट्रीज के बीच में लड़ाई होने वाली होती है ना, उससे पहले यूएन में उनका डिस्कशन होता है। अगर उस डिस्कशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता ना, तब वो वॉर पे जाते हैं। तो यूएन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। अब मैं कह रही हूँ आपको बात करनी है भैया, चलो मैंने आपको कहा एक कंट्री का एग्जांपल दिया, तुम्हें तुम्हें बात करनी है पेरिस से, बात करनी है तुम्हें फ्रांस से, बात करनी है तुम्हें, वहाँ पे तुम डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते हो। बट यूएन है और वहाँ पे जो कुछ भी डिस्कशंस होंगे तो वहाँ पे आप उस कंट्री से बैठ के बात कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप डायरेक्ट उनसे जाके बात नहीं कर सकते हो। आपको अपने जो भी इश्यूज रेज करने हैं वो आप यूएन में बैठ के रेज कर सकते हो। तो यूएन का काम ये है कि वहाँ पे इतनी कंट्रीज आती हैं, सबके ऑफिसर्स आते हैं, सबके डेलीगेट्स आते हैं और सब आके अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं और उन पर डिस्कशन होता है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इतना आसान नहीं है कि आपको जिस कंट्री से बात करनी है वहाँ के डेलीगेट से जाके आप बात कर लो, बट यूएन में वो पॉसिबल होता है। यूएन में जाके आप सबसे बात कर सकते हो। तो यूएन का काम क्या है? यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे को क्या देती है, एक मीटिंग प्लेस देती है और पीसफुली हम बात करके अगर चीज़ों को सुलझा सके तो वो यूएन करवा देती है। देयरफॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मेंटेन पीस बाय एनकरेजिंग डायलॉग, टॉक्स एंड कॉपरेशन। तो यूएन का काम क्या है कि वो कहती है आप बातचीत करो। देखो जब अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो अगर ये कंट्रीज आपस में बातचीत करके मसले सुलझा लें तो वॉर होगा ही नहीं। अब यहाँ पे ना आपको दो कोटेशंस दे रखी हैं। एक दे रखी है शशि थरूर की, जिसमें उन्होंने बोला था जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर, कि आप यूएन में बैठ के जॉ जॉ कर लो, मतलब बहस कर लो। जैसे हमारे पार्लियामेंट में बहस होती है मुद्दों के ऊपर, आप यूएन में बैठ के एक दूसरे को बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, एटलीस्ट गोलियां तो मत चलाओ वॉर फील्ड के ऊपर। तो इसलिए वो कहते हैं कि यूएन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बातचीत करके अगर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है तो बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यूएन के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कहा था यूएन वॉज क्रिएटेड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम वॉर, नॉट टू क्रिएट अ परफेक्ट वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि यूएन का काम ये था कि वो ह्यूमैनिटी को सेव करे, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे सॉल्व करे। ये नहीं था कि परफेक्ट वर्ल्ड बन गया है कि वॉर होगा ही नहीं, यूएन का ये काम नहीं था। ऐसा उन्होंने समझाया और ये बताया उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यूएन तो इनइफेक्टिव है, वॉर रोकने के लिए बनी थी, आए दिन वॉर हो रहे हैं। चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब इस टॉपिक में आपको एक छोटा सा एक कार्टून दे रखा होगा नीचे, जिसमें लेबनान क्राइसिस लिखा हुआ है कि एक आदमी शील्ड पकड़ के खड़ा है और यूएन तो कुछ रोल ही नहीं कर रही है, ऐसे टाइप के। तो वो है 2006 के वॉर का, जब वॉर हुआ था इजराइल और लेबनान के बीच में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने क्रिटिसाइज करा था इसको, बट इसको स्टॉप नहीं कर पाई थी। दिस शोड द लिमिटेशंस ऑफ द यूएन। तो इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि यूएन कोशिश कर सकती है वॉर रुकवाने की, बट कोई हाथ पकड़ के रुकवा थोड़ी देगी वो, अगर कोई कंट्री वॉर पे जाना चाह रही है तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि यूएन अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश ही कर सकती है और कई बार तो यूएन कोशिश भी नहीं करती है।
चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें समझ में आ चुका है दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लिखना, नंबर 1, दे हेल्प मेंटेन पीस एंड इंप्रूव कॉपरेशन, ठीक है। नंबर 2, मोस्ट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सॉल्व विदाउट वॉर। अभी ऐसा नहीं है कि यूएन का कोई काम कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं जो बिना वॉर पे जाए हम सुलझा लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूएन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? दे आर नॉट अ सुपर स्टेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि यूएन कंट्रीज से अबव हो गई है, कि भाई हमारी कंट्री 4-5 कंट्रीज से अबव कंट्री है यूएन, की हमारे से ज़्यादा पावरफुल है। नो, यूएन पावरफुल तभी है जब आप उसमें जाके डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हो। आज तुम यूएन की मेंबरशिप हटा दो, तुमको मैं तो नहीं मानता इस यूएन को, मैं नहीं मेंबर बन रहा है इस यूएन का, अगर कोई कंट्री चाहे तो यूएन कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई कंट्री यूएन का मेंबर नहीं बनना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती अपना मेंबर नहीं बना सकती है। तो दे आर क्रिएटेड बाय कंट्रीज एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो वो जैसे एक ग्रुप है, मैंने कहा हम लोगों की क्लास में बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया अपना, उसमें से एक बच्चा है वो पूरा कूल डूड, वो लेदर जैकेट पहन के आता है, जो उसने कहा मुझे नहीं तुम्हारा मेंबर बनना, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती अपने ग्रुप का मेंबर बना सकते हो? नहीं ना। हाँ, बीइंग अ ग्रुप आप उसको तंग कर सकते हो, आप उसको अपनी मनमानी चला सकते हो, बिकॉज यू आर इन अ मेजोरिटी, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट आप उसे ज़बरदस्ती अपने ग्रुप का मेंबर नहीं बना सकते। अब उस ग्रुप के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि ये ग्रुप मेरे को फ़ायदा नहीं दे रहा, तो वो जब चाहे उसे छोड़ के चले जाएंगे, और ग्रुप में रह के भी तुमने कोई बात कही है, शायद वो माने शायद वो ना माने। तो यूएन एक ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर है जो बस हमारे को जो है हमारे आपसी सहमति से ही चल रही है, ठीक है। ये हमें समझाया जा रहा है। दे हेल्प मेंबर स्टेट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली। तो यूएन का मेन कोशिश यही होती है कि भाई मैं कोई सुपर स्टेट तो नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें एक असेंबली हॉल दे रहा हूँ, यहाँ बैठ के अगर मुद्दे सुलझ सकते हैं बिना वॉर पे जाए तो सुलझा लो। नाउ नीड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ज़रूरत ही क्यों लगी कंट्रीज़ को कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ बस बैठ के मीटिंग करनी हो? वो हुई ज़रूरत वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो फेल हो गई, बट हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक और बनाई जो अभी तक तो सक्सेसफुल है। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हुआ हमारा। तो यही चीज़ है, यूएन इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में आपसी इतनी दुश्मनी हो गई थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड में आपसी इतनी दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन गैप था, वो आपस में बात ही नहीं करते थे, उठाया बम फेंका। तो इसलिए यूएन बनी थी कि जाके वो लोग आपस में बात कर पाए। तो कंट्रीज़ में नो दैट कॉपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर इम्पॉर्टेंट, बट ईजी नहीं होता। आप चाहते हो सामने वाली कंट्री तुमसे बात करे, बट ईजी नहीं है वो। तो इसीलिए वो जो है क्या करते हैं, वो जो है यूएन में जाके जो है वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं। दे में अग्री ऑन हाउ टू कॉपरेट। कभी कभी ना कॉपरेशन के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट होते हैं, कोई कहता है मैं ऐसी बात नहीं मानूंगा, कोई कहता है मैं ऐसी बात नहीं मानूंगा। दे में डिसएग्री ऑन शेयरिंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट। अब यूएन में जो फैसले लिए होते हैं उसके कुछ कॉस्ट होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं। जैसे ऐसे कह दिया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज़ को यूएन में डिस्कशन करके कि इन लोगों ने बहुत पॉल्यूशन कर दिया, इनके यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अब ये ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, अब इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे ईस्ट कंट्रीज़, ईस्टर्न एरियाज़ की, क्योंकि इनके यहाँ भी अंडर डेवलपमेंट है, तो ये इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और इनको पॉल्यूशन के ऊपर इन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें फेयर लग रहा होगा कि भाई तुम तो इंडस्ट्री लगा चुके, तब पॉल्यूशन कर चुके, तो अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तुम मत लगाओ, हमें लगाने दो, हम लगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, एक को कॉस्ट आ रही है, एक की नुकसान हो रहा है और एक को बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ों पर डिस्कशन भी यूएन में ही होता है। दे मे ऑल्सो फियर दैट सम कंट्रीज विल ब्रेक द एग्रीमेंट एंड चीट। अब कुछ कंट्री जब यूएन में जाती है तो ये सोचती है कि हमने इसको जाने का फ़ायदा ही क्या है, सामने वाला तो चीट कर लेगा। तो सेम ऐसे ग्रुप में भी होता है कि आप ग्रुप के मेंबर हो, आप तो सब कुछ ग्रुप की बातें रूल्स मान रहे हो और आपके साथ वाला नहीं मान रहा है, तो आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस देते हैं, ये रूल्स बनाते हैं और क्रिएट करते हैं ब्यूरोक्रेसी, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। फोटोज देखिए यूएन की आपने, कितना बड़ा हॉल है, कितने सारे लीडर्स हैं, कुछ तो काम कर ही रहे होंगे वो, तो ये चीज़ हमें बता रखी है। दिस इंक्रीजेस ट्रस्ट अमंग मेंबर कंट्रीज। और जब ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है कि रूल्स है, रेगुलेशन है, एम्प्लॉयज़ है, देर इज़ अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। इट हेल्प कंट्रीज शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बाय फॉलोइंग द एग्रीमेंट। तो इसीलिए यूएन में बहुत फैसले लिए जाते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है जी। तो अब समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद में यूएसए एक सोल सुपर पावर बन गया, ठीक है।
Many countries feared that the USA and Western alliance would become too powerful. अब कंट्रीज को लगा भाई ये तो बहुत मनमानी चलाएगा, पहले तो ये सोवियत यूनियन था ना इसको खींचने के लिए, अब तो यूएसए और ये फ्रांस और ब्रिटेन और ये जो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं ये तो हमें कच्चा चबा जाएंगी कि हमारे को लूटना शुरू कर देंगे और हमें तंग करेंगी. सो पीपल एक्सपेक्टेड कि यूनाइटेड नेशन इनसे डायलॉग करने के लिए, कि हम लोग इनसे बात कर पाएँ ट्रेड रिलेटेड इशूज़ पे, इकोनॉमिक इशूज़ पे, कल्चरल इशूज़ पे, हर इशू के ऊपर अगर हम इन पे बात कर पाएँ तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए. सो दे होप्ड यूएन जो है इससे जो है अमेरिका की जो पावर है वो कम होगी, यानी कि उसमें थोड़ा स्टॉप लगेगा. एंड ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या यूएन वो रोल निभा पा रही है. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ द यूएन. यूएन का इवोल्यूशन, यूएन आखिरकार बनी कैसे. तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1918 में. और ये ना चीज़ें थोड़ी लर्न करो, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, ये डेट इवेंट तुम्हारे दिमाग में चैट जीपीटी को जैसे सब रटा होता है ना, ऐसे तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 चला 1914 से 18 में, और कंट्रीज़ को ये चाहिए था कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने जिससे फ्यूचर में कोई वॉर ना हो. तो उन्होंने बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन, जो पापा है यूएन का. ठीक है, लीग ऑफ नेशन, पापा मम्मी कुछ भी कह सकते हो आप. ठीक है, तो क्या नाम था इसका, लीग ऑफ नेशन. ठीक है, ऑल्दो स्टार्टिंग में ये काफ़ी सक्सेसफुल रही, कोई वॉर नहीं हुआ, बट देन ये फेल हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया ना, वर्ल्ड वॉर 2 तो नहीं रुक पाया. सब कंट्रीज मेंबर थी, यो इस वाले लीग ऑफ नेशन की बातचीत भी करते थे, डायलॉग भी करते थे, बट तब भी बॉम्ब फोड़े, इवन एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिया, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ. देयरफॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करा गया 1945 के अंदर. कब हुई थी, डिस्कशन करके कमेंट सेक्शन में वो जल्दी बताओ कब हुई है यूएन फॉर्म. 1945 में. डेट कौन सी है वो जाके सर्च करो और लिखो. ठीक है, कैसे हुआ था, यूएन चार्टर पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा गया था, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जो होता है इसका, और 51 कंट्रीज यूएन की मेंबर बनी थी जब यूएन शुरू हुआ था. यूएन सक्सेसर स्टेट की तरह, सक्सेसर मतलब रिप्लेसमेंट थी लीग ऑफ नेशन की, यानी कि लीग ऑफ नेशन का बच्चा है यूएन, या आपको उसको हटा के दूसरी एक पार्टी और आ गई हमारे पास में जो हुई यूएन. तो यूनाइटेड नेशन फेल हो गई, यूएन अभी तक सक्सेसफुल है जब तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होता. मेन एम क्या था यूएन का, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर तो आपका आएगा ये 3-4 मार्क्स में, कि मेन एम क्या है यूएन का. तो मेन एम है यूएन का कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो आपस में इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में लड़ाई है, उसको जो है ना सुलझा ले पीसफुली, वो वॉर पे ना जाए. इट ट्राइज टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बिकमिंग वॉर एंड रिड्यूस हॉस्टिलिटीज़. इसका दूसरा काम क्या है कि वॉर को ना होने दे, और अगर वॉर हो रहा है तो उसमें हॉस्टिलिटीज़ कम हो. अगर बम फेंक रही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर तब भी वो काम करे और कहे नहीं मत करो, ज़्यादा लोगों की जाने जा रही है, ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, तो वो हॉस्टिलिटीज़ को कम करे अगर वॉर शुरू हो चुका है, और यूएन ऐसा करती भी है. इट ऑल्सो प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज तो इतनी अमीर हो गई और आप जाओ यहाँ साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ के अंदर उनकी हालत देखो. ठीक है, लाइट भी नहीं आती है वहाँ पे, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं. आप जाओ साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ के अंदर, सॉरी अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर, आप जाओ कुछ आइलैंड नेशंस के अंदर, कि वहाँ तो डेवलपमेंट आ ही नहीं रहा है. तो यूएन का काम है कि वो उन लोगों को डेवलप करने में हेल्प करे, उनके राइट्स के लिए लड़े. ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल टू रिड्यूस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. और जब इक्वालिटी आएगी ना सोसाइटी में, हर कंट्री अमीर है, हर कंट्री पे अपने लोगों को खुश करने जितना पैसा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं और लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं. ठीक है, चलो तो ये हो गया मेन एम ऑफ द यूएन. यूएन बनी कैसे, दोनों क्वेश्चन आएंगे पेपर में, नोट्स में आपको ये मिल जाएगा. अब आता है, हम आगे पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस का और जो है ना डिटेल रिव्यू. ठीक है, तो बाय 2011 यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स थे. अब इंडिया यूएन का मेंबर कब बनी थी आप कमेंट में बताओगे. ठीक है, जनरल असेंबली जो होती है उसके पास एक वोट होता है, तो यूएन की एक जनरल असेंबली होती है, यानी कि जिसमें कुछ कुछ डिस्कशन करे जाते हैं, कोई फैसला लिया जाए. जैसे फैसला लिया जाए कि आज के बाद सब कंट्रीज़ के अंदर ना हम वो बैन कर देते हैं प्लास्टिक बैग. सोचो यूएन में एक ऐसा डिस्कशन करा. अब जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें वोट करना है हाँ में और ना में. अगर ज़्यादा हाँ आया तो मतलब वो बैन हो जाएगा, ज़्यादा ना आए मतलब बैन नहीं होगा. तो जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास एक वोट होता है. ठीक है, देन एक होती है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके मेंबर अगर तुम बन गए तो तुम्हारी तो लाइफ सेट है तुम्हारी कंट्री की, क्योंकि तब तुम अपने खिलाफ होता हुआ किसी भी इशू को रोक सकते हो. तो इस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर होते हैं, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना. क्यों, क्योंकि 1945 के टाइम पे ये सबसे पावरफुल कंट्रीज थी उस ज़माने की. तो यूएसए, रशिया को मिल गई थी ना सीट, आपको पता है, अपने सोवियत यूनियन की, और जो है यूके, फ्रांस, चाइना. ठीक है,
ये सब कंट्रीज़ को मिला के बना था यूएन। यूएन में पहले रशिया की जगह कौन बैठता था? सोवियत यूनियन, क्योंकि ये तो 1945 में बन गई थी और सोवियत यूनियन तो 1991 में जाके ख़त्म हुआ था, तो ये याद रखना। दे बिकेम परमानेंट बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, और ये वर्ल्ड वॉर 2 की विजेता थी सारी की सारी। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है ये बहुत पावरफुल होती है, जो आपको आगे बताऊंगी मैं कि क्यों इतनी पावरफुल होती है। अब सेक्रेटरी जनरल भी होता है यूएन का, जो हेड होता है यूएन का, जो यूएन को रिप्रेजेंट करता है। तो 2017 से अभी एक ही सेक्रेटरी जनरल चल रहे हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। लर्न कर लो, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, 1 मार्कर का सीधा पहला क्वेश्चन यही था। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, ठीक है, एंड यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजी रहे थे ये। चलो, अब यूएन की और बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जो काम करती हैं हर कंट्री में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के टाइम पे इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। यूएनडीपी, यूएन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूएन चिल्ड्रन फंड, यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस चीज़ के लिए काम करती है ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हेल्थ के लिए काम करती है, ये डेवलपमेंट के लिए, ये ह्यूमन राइट्स के लिए, ये रेफ्यूजीज़ के लिए, ये वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ये एजुकेशन साइंस और कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं। तो ये यूएन की एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड लेवल पे इनके ऑफिसेज हैं हर कंट्रीज में, एंड दे आर वर्किंग जिससे कि हमारा देश और सुंदर बने। तो ये पूरा यूनाइटेड नेशन के ऊपर क्वेश्चन जब लॉन्ग वाला आएगा तो यू कैन मेंशन इट। नाउ अब यूएन बनी भैया 1945 में। अब लोग कह रहे हैं भाई इसमें कुछ चेंजेस लेकर आओ, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई, हम आ गए 2020 21 22 के अंदर, अब तो कुछ चेंज लाओ इसमें, ठीक है, 26 आ गया अब तो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड रिफॉर्म्स चेंजेस टू मीट न्यू चैलेंजेस, इसलिए यूएन को भी रिफॉर्म की ज़रूरत थी। इनफैक्ट यूएन को तो 1991 के बाद ही रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जब कोल्ड वॉर जो है ख़त्म हुआ, सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा रिफॉर्म नेसेसरी है एंड इनको करना चाहिए। 2 टाइप के रिफॉर्म्स हर कंट्री ने मांगे, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक फंक्शनल रिफॉर्म, दोनों लर्न कर लो अभी। स्ट्रक्चर रिफॉर्म था इसके ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े बड़े मेंबर तुमने बिठाए हैं, या तो सिक्योरिटी काउंसिल ख़त्म कर दो या इसके मेंबर बढ़ा दो, ऐसे कुछ करके है जो इसका मेन स्ट्रक्चर हुआ यूएन का, कि यूएन है कैसे, कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, एक जनरल असेंबली का एक इनका पूरा एक मेन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और इनकी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। एक कहते हैं स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लो, और दूसरे कहते हैं इसके फंक्शन में रिफॉर्म लो, कि लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रायोरिटीज़ है वो चेंज करो, कि यूएन का काम खाली अब ये नहीं वॉर रोकने का हो, यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को इकोनॉमिकली एक अच्छी लाइफ मिले। यूएन को कहो ये काम करे, खाली वॉर के पीछे ना पड़ी रहे। तो एक रिफॉर्म लाने को लोगों ने कहा स्ट्रक्चर का, और एक रिफॉर्म लोगों ने कहा लाने का किसका? फंक्शंस का। ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, पढ़ो यहाँ से। द बिगेस्ट डिबेट इज़ अबाउट द इन्फॉर्मिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने आपको कहा ना वो 5 विजेता मेंबर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे चेंज करने की बात आती है। मैनी कंट्रीज़ कहती हैं कि आप परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर्स बढ़ा दो। नॉन परमानेंट कौन से होते हैं? जो जनरल असेंबली के नॉर्मल मेंबर्स होते हैं। और परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5 हैं हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के। दे वांट बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। वो क्या कहते हैं लोग कि भाई ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये 5 हैं, जो एशिया में से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, अफ्रीका में से बहुत कम है, साउथ अफ्रीका में से भी कम है। और यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो वांट इंप्रूवमेंट इन द यूएन का बजट। और यूएन के बजट के ऊपर चेंजेस लाने को कहते हैं कौन? स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये तो बहुत पैसा देते हैं ना यूएन के अंदर, तो ये कहते हैं भाई बजट भी चेंज करो, हम बहुत खर्चा कर रहे हैं यूएन के लिए, ठीक है। फॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल रिफॉर्म, लोग क्या कहते हैं। तो सम कंट्रीज वांट यूएन टू प्ले अ बिगर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी। कुछ कंट्रीज कहती हैं क्योंकि जो अभी वॉर रुकवाने के लिए यूएन कर रहा है वो बहुत नहीं है, अभी बहुत कुछ और यूएन को करना चाहिए। अदर बिलीव्स यूएन शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। कुछ कहते हैं कि भैया इकोनॉमी बढ़ाओ, ह्यूमैनिटेरियन काम करो। दिस इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। वो कहते हैं कि खाली ये वॉर पे काम मत करते रहो, यूएन भाई इस पे भी काम करो। नाउ व्हाई रिफॉर्म्स आर नीडेड। रिफॉर्म की ज़रूरत है क्या? यूएन पे अच्छी खासी तो चल रही है, लोग कुछ लोग कहें तो भाई यूएन बनी थी 1945 में, और उस समय पे वो उस ज़माने का वर्ल्ड का स्ट्रक्चर दिखाती थी जब 5 पावरफुल कंट्रीज़ थी। अब कोल्ड वॉर के बाद में तो पॉलिटिक्स ही बदल गई, तो भाई आज के ज़माने में खाली कोई ये 5 पावरफुल कंट्री थोड़ी है, हम भी हैं और साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो अब बहुत पावरफुल है। अब खाली ये 5 ही पावरफुल थोड़ी है, हम भी पावरफुल है। तो अब जब वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बदल गया है तो यूएन में चेंज क्यों नहीं लेके आ रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि ये 5 किसी कंट्रीज ही सबसे पावरफुल है और इन पे वो जो है ये परमानेंट मेंबर है? इसलिए हमारे को जो है
क्या चाहिए, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा कि ऐसे क्या चेंज हो गए भाई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के बाद, आज के ज़माने में ऐसा क्या चेंज है कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, 1991 में। 1991 के बाद ऐसे क्या चेंज हो गए जो आप कह रहे हो कि यूएन को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपने ग्रुप जिस बेसिस पे बनाया था उसे बदलो। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द चेंजेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991, तो वो हमें लिखना होगा। तो सबसे पहला चेंज हुआ, अमेरिका सुपर पावर बन गया, रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन गया, एंड अब ये दोनों आपस में उतना लड़ते हैं। चाइना और इंडिया दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एशिया की इकोनॉमीज फास्ट बढ़ रही थी, पहले तो यूरोप और अमेरिका ही बढ़ रहा था, अब एशिया की इकोनॉमीज भी बढ़ रही थी। बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज अब हमारे वर्ल्ड मैप पे आ चुकी थी। सोवियत यूनियन के जितने भाई बहन निकले बाहर अलग अलग, तो ये क्या हुआ, ये सब नई कंट्री बन गई। यूक्रेन बन गया, बेलारस बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कितनी कंट्रीज बन गई। नाउ द वर्ल्ड फेस न्यू चैलेंजेस, दुनिया बदल रही थी। अब किसी जगह पे जेनोसाइड हो रहा था, यानी कि मास पर्टिकुलर किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के लोगों को मारना। सिविल वॉर हो रहे थे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लोग अपनी एथनिसिटी के ऊपर लड़ रहे थे, टेररिज्म आने लग गया था, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ रहे थे, हर कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एपिडेमिक्स आ रहे हैं जैसे अभी कोरोना वायरस आया। तो कितने चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो भाई यूएन को भी बदलना चाहिए। पढ़ते हैं हम हमारे यूएन के रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो मोस्ट कंट्रीज ने कहा कि इसको रिफॉर्म्स चाहिए, बट डिसएग्री करती है कि किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए। मेन कंप्लेंट है सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट 1992 से कि इसके मेंबर बढ़ाओ, ठीक है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट रिप्रेजेंट टूडेज वर्ल्ड, ये बोला गया। इट डिसीजन रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऐसा कहा गया कि भाई ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके मेंबर ज़्यादातर जो परमानेंट वाले हमारे कौन से हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए, ठीक है, चाइना और रशिया। तो ये दोनों ही तो एशिया की हैं, ये तो तीनों वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, ये तीनों वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज मानी जाती हैं कि इनका इंटरेस्ट ही ज़्यादा माना जाता है यूएन के अंदर। एंड ये बहुत ही कम पावरफुल कंट्रीज जो हैं, फ्यू पावरफुल कंट्री, ये 5 मिलकर अपनी मनमानी चला रही हैं। इट डज नॉट प्रेजेंट हमारा इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो कोफी अन्नान ने, यानी कि जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय के, जैसे अब एंटोनियो गुतेरेस है, 1 जनवरी 1997 को एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलाई कि चलो यूएन में रिफॉर्म लाते हैं। एक क्वेश्चन था, हाउ न्यू परमानेंट मेंबर शुड बी सिलेक्टेड फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि 5 मेंबर कम है, ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको बढ़ाना है ना, तो कैसे बढ़ाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यूएन के जो है परमानेंट मेंबर का बढ़ाने का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बढ़ाने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो न्यू परमानेंट या फिर आपको नॉन परमानेंट, दोनों दोनों मेंबर बढ़ाने के उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सजेस्ट करे। परमानेंट वाला कौन सा है, वो जो 5 वालों के साथ जाके बैठेगा, और नॉन परमानेंट वो डेली मतलब आपको ईयरली बेसिस पे वोटिंग करके डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो पहले कहा गया कि मेजर इकोनॉमिक पावर हो, कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हो तो आप यूएन का मेंबर बन सकते हो। एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हो, यूएन के बजट में अच्छा खासा चंदा देते हो रेगुलरली। हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हो, ऐसा नहीं कोई छोटी सी पॉपुलेशन वाली कंट्री हो, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन तो इतना काम नहीं आएगा ना। और एक ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करती है और ह्यूमन राइट्स की, और एक ऐसी कंट्री जिसके आने से हमारी जो है ना एक बहुत अच्छी खासी हरी भरी सी बन जाएगी यूएन, यानी कि फेयर पार्टिसिपेशन होगा, वहाँ पे डिफरेंट रीजन है, कल्चर है और इकोनॉमिक सिस्टम के लोग रहते हो, ऐसा। तो प्रॉब्लम ये क्राइटेरिया से ये थी कि ये तो बताया नहीं कि कितना, क्वांटिटी तो बताई नहीं तुमने, मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर तो कह दी। तो ऐसे तो हम भी कहेंगे हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और भाई ऐसे तो साउथ अफ्रीका भी कह देगा, ऐसे तो ब्राज़ील भी कह देगा, अगलो तो पाकिस्तान भी कह देगा मैं भी बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर हूँ, कोई भी कह देगा, हर कोई कहेगा कि राइट, जापान कहेगा आई एम वेरी स्ट्रांग, इकोनॉमी देखो मेरी, मिलिट्री देखो, मैं बन जाता हूँ परमानेंट मेंबर। तो बात ये रही कि तुम ये भी तो बताओ कि बार तो सेट करो कि इतना होना चाहिए तो हम परमानेंट मेंबर बना देंगे। शुड मनी डिसाइड मेंबरशिप, और फिर क्वेश्चन है कि पैसों पे आप मेंबरशिप डिसाइड करोगे कि इकोनॉमी किसकी कितनी अच्छी है, और क्या लार्ज पॉपुलेशन, तो इंडिया कहेगा आओ जी मैं आ गया, लार्ज पॉपुलेशन मेरे में बहुत है, मुझे बना दो परमानेंट मेंबर। क्या लार्ज पॉपुलेशन होने से आप परमानेंट मेंबर बनने के लायक हो गए। एंड कंट्रीज विद गुड डेमोक्रेसी एंड जो है ह्यूमन राइट्स, वो मे बी पावरफुल हमेशा ना हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्राइटेरिया से आप कोई ढंग का रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते हो। एंड सिंस मैनी कंट्रीज हैव डिफरेंट कल्चर, अगर इंडिया की बात करो, ये का ना अच्छा कल्चर हो, तो इंडिया में कितने कल्चर हैं हमें पता है ना,
ट्रेन लेके जरा दिल्ली से लेके आप साउथ इंडिया तक चले जाओ तो कल्चर ही कल्चर दिखेंगे, लैंग्वेजेस ही लैंग्वेजेस, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स आपको देखेंगे। तो हर कोई इस क्राइटेरिया पे कह सकता है कि मैं बन सकता हूँ, तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। नाउ दूसरा डिबेट होता है वीटो पावर के ऊपर। कहा कि वीट पावर टू ब्लॉक अ डिसीजन, जो वीटो पावर है इसको आप अबॉलिश कर दो, जो 5 परमानेंट मेंबर के पास है। वीटो इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी उन्होंने कहा, और आज के ज़माने में वीटो जो है कोई यूज़फुल ही नहीं है। वीटो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये 5 मेंबर्स है, एक डिस्कशन चल रहा है कि भाई एक कंट्री है ये एक्स, कोई भी कंट्री आप इसको मान लो, ये कंट्री के अंदर ना, ये जो कंट्री है इसमें बहुत टेररिज्म बढ़ रहा है ये कंट्री के अंदर, तो हम इस कंट्री के ऊपर ना सख्त कानून लगाएंगे कि ये अपने कंट्री से टेररिज्म हटाए। आप एक कोई कंट्री इमेजिन कर लो, तो ये 5 मेंबर्स हैं यहाँ के, सब ने वोट करना है, और सारी की सारी जो नॉर्मल वाली असेंबली है ना, जो नॉर्मल सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स है और ये 5 परमानेंट मेंबर्स, सब वोट करेंगे। सोचो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ने भी यही कहा कि यस सख्त कानून लगाओ, और इधर ये बैठा चाइना, ये बैठा हमारा अमेरिका, ये बैठा हमारा रशिया, ये बैठा हमारा ब्रिटेन, ये बैठा हमारा फ्रांस। अब इनके भी पूछा जाएगा कि सख्त कानून लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करने के लिए, इनके यहाँ से टेररिज्म हटाने के लिए हम लोग। तो अमेरिका ने भी कहा यस, रशिया ने भी कहा यस, ब्रिटेन ने भी कहा यस, फ्रांस ने भी कहा यस। तो तुम्हें लग रहा है ना अभी तो बस चाइना का ये हाँ ना बताना पता है, अगर चाइना ने भी हाँ कह दिया तो यहाँ पे सख्त कानून लग जाएंगे। बट अगर सिर्फ चाइना ने यहाँ पे अपना वीटो यूज़ कर लिया, वीटो मतलब है नेगेटिव वोट करना, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा डिसीजन जहाँ हमें पता है दैट इस पर्टिकुलर कंट्री में टेररिज्म हो रहा है और हमें इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, हम इस पर सैंक्शंस लगाएं जिससे ये संभाले खुद को और टेररिज्म पे रोक लगाए, इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो वर्ल्ड के लिए फेयर होना चाहिए, बस अगर चाइना ने नो बोल दिया तो वो नहीं लिया जाएगा। वाई? बिकॉज वो 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक का हिस्सा है, और अगर उन्होंने नेगेटिव वोट दे दिया तो डिसीजन खारिज। अगर कोई नॉन परमानेंट वाला नो बोल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कितने ही नो बोल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सबका नोट हो गया तो चलो ठीक है, तब आपको जो है मेजॉरिटी पे चलना पड़ेगा, ये नो बोल दे कोई बात नहीं, बट अगर इनमें से किसी ने नो बोल दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब यही इनका तुरुप का इक्का है, ठीक है, इसी की वजह से ये जो है यूएन चलती है। अब अमेरिका, अगर हम कहते हैं ना यूएन है हमारे पास में, तो हम अमेरिका के साथ बैठ के उसको मनमानी नहीं करने देंगे। तुम लगाओ कोई ऐसा रूल अमेरिका के खिलाफ यूएन में बैठ के, अमेरिका वीटो करके कहेगा मैं तो नहीं मानता, वो उस डिसीजन को ही कैंसिल कर देगा जो उसके खिलाफ हो होगा बाय यूजिंग द वीटो। अगर आपने कहा कि भाई कोई हम ऐसा रूल लगा रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है वो गलत है, तो यूएन में डिस्कशन हुआ, सब ने कहा कि हाँ ये अमेरिका को अपनी गलती माननी चाहिए और ये हम करेंगे अमेरिका में, तो अगर अमेरिका ने वीटो यूज़ कर दिया तो वो डिसीजन आपने कितना ही मेजोरिटी गेन करके हासिल करा हो वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये है पावर वीटो की, कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी अगर डिस्कशन हो रहा हो या तुम्हारे दोस्त के भी हो रहा हो, सपोज करो अब रशिया हमारा दोस्त है, सपोज करो इंडिया का, अगर हमारे खिलाफ कोई डिसीजन लिया जा रहा है यूएन में, ठीक है, जो हमारे हित में नहीं है, जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, और रशिया रशिया हमारा बेस्टी है, तो हम उसको कह देंगे कि भाई तू वीटो कर दियो मेरी जगह कि ये डिसीजन मेरी कंट्री पे ना लगाए जाए। और ऐसा होता भी है कि इनकी जो फ्रेंड कंट्रीज है ना, ये उनको वीटो करके बचा लेते हैं। तो अब तुम्हें ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है? 5 इसके परमानेंट मेंबर है, 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। ये डिसाइड होते हैं वोटिंग करके, ठीक है, कौन से? नॉन परमानेंट मेंबर वाले। एंड परमानेंट मेंबर्स की प्रिविलेज है वीटो, जो तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दी है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और ये री इलेक्ट इमिडिएटली नहीं हो सकते अपने टर्म कंप्लीट करने के बाद, कि तुम अभी बने 2 साल बाद दोबारा नहीं हो सकते। दे आर चूजन टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कंट्रीज। और ये कैसे चूज करे जाते हैं? ऐसे देखिए कि हर कंट्री से रिप्रेजेंटेशन आ रहा हो, सब कंट्री से रिप्रेजेंटेशन हो, एशिया के कॉन्टिनेंट से भी हो, यूरोप से भी हो, हर कॉन्टिनेंट से अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो। नाउ व्हाट इज वीटो पावर? तो एवरी यूएनएससी मतलब यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना मेंबर है, कितने मेंबर हुए टोटल? 15 मेंबर है, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। तो इफ एनी वन परमानेंट मेंबर सेज वोट नो, द प्रपोजल फेल्स इवन इफ ऑल अदर मेंबर्स सपोर्टेड, दिस नेगेटिव वोट इज कॉल्ड द वीटो। और यही मैंने तुम्हें समझा दिया कि एक ने अगर मना कर दिया, नेगेटिव वोट दे दिया, डिसीजन कैंसिल। ओके,
वाई इज वीटो नॉट रिमूव्ड? अब ये सब कहते हैं भाई वीटो हटा दो, इसमें तो इनकी मानी दादागिरी सब चल रही है। एवरी कंट्री सेज कहीं ना कहीं कि वीटो हटाओ इन पांचों को छोड़ के। बट द P5 आर अनलाइकली टू एग्री टू गिव अप देयर वीटो पावर। बट परमानेंट मेंबर जो 5 है वो क्यों गिव अप करेंगे? तुम्हारे पे इतनी बढ़िया एक प्रिविलेज है, तुम कहोगे कि ये मैं हटाऊंगा? नहीं। Many believe that without the veto, powerful countries may ignore the UN and make it less effective. और कुछ तो ये कहते हैं भाई अगर तुम वीटो हटा दोगे तो यूएन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर अमेरिका से वीटो पावर छीन ली गई तो वो यूएन की मीटिंग भी अटेंड करने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको क्या ही फायदा है? अभी तो उन पे एक पावर है ना कि मैं अपने खिलाफ कोई भी डिसीजन हो रहा है उसे रोक सकता हूँ। उनका इंटरेस्ट ही वीटो में इसलिए है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रीज में बाकी कंट्रीज में चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ काम अच्छे भी होते हैं, बहुत काम अच्छे भी चलते हैं यूएन में। तो इन पावरफुल कंट्रीज का कहा जाता है कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा यूएन के अंदर, ये गेम में उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर उनसे ये पावर उनकी छीन ली गई, वीटो पावर। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन। नेक्स्ट रिफॉर्म्स अब हम पढ़ते हैं। तो यूएन ने अपने 60 साल कंप्लीट कर लिए थे 2005 में। लीडर मेंबर ऑफ द कंट्रीज मिली यूएन के रोल को इवैल्यूएट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस वाले रिफॉर्म, स्ट्रक्चर वाले पढ़ चुके। तो इन्होंने कहा कि यूएन को ना आजकल के वर्ल्ड के हिसाब से बेहतरीन बनाने के लिए हमें कुछ और फंक्शंस करने पड़ेंगे। खाली वॉर रुकवाना फंक्शन नहीं है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, टेररिज्म हो रहा है, बीमारी आ रही है, पॉवर्टी आ रहा है, इतने इश्यूज है, तो हमें कुछ और काम करने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जिससे कंट्रीज पीस में रहे। Accepted the responsibility to protect when a government fails to protect its citizens from atrocities. उन्होंने कैसा रूल बनाया कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगर किसी देश की गवर्नमेंट ही उसके लोगों पे अत्याचार कर रही है और उनको भूखमरी और उनको गरीबी में से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो हम जाएंगे उनकी मदद करने। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई 2006 में, जिससे अगर किसी कंट्री में ही उसके लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम जाएंगे। अग्रीड टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाएंगे कि हर कंट्री एटलीस्ट इतनी तो डेवलप्ड होनी चाहिए, और टेररिज्म को, हर फॉर्म की टेररिज्म को खत्म करेंगे। एंड डेमोक्रेसी फंड बनाएंगे जिससे डेमोक्रेसी लगवा पाए हम बाकी कंट्रीज में। एंड डिसाइडेड टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल एज इट हैड कंप्लीटेड इट्स वर्क। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ये तुम्हारा होमवर्क ही तुम्हें लर्न करना है। तो मेजर डिसीजन जो है 2005 में बैठ के इन्होंने ये लिए कि हम पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, हम कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट से ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाएंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाएंगे और टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे। ये उन्होंने जो है अपने 5 बातें पेपर पे लिख दी। बट अब लोगों ने इस पे भी सवाल उठाए। जब यूएन ने कहा मैं ये काम करूंगा आज से, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी? दीज इश्यूज आर कॉन्ट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट टू सॉल्व। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेयर द पीस बिल्डिंग कमीशन शुड इंटरवेन। पीस बिल्डिंग कमीशन है यूएन की आर्मी, एक तरीके से यूएन की मिलिट्री फोर्स। अब उन्होंने कहा इसका यूज कहाँ होगा? क्या पता यूएन को जो परमानेंट मेंबर्स हैं कोई कंट्री भड़का दे और यूएन गलत का साथ दे दे एक वॉर के बीच में, जो सही है उसका साथ ना दे, तो फिर तो गलत होगा ना। और क्या पता कोई कंट्री में यूएन वैसे ही पीस बिल्डिंग कमीशन भेज दे किसी के बहकावे में आके, तो पीस बिल्डिंग कमीशन खतरनाक है, कुछ लोगों ने कहा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूएन टू इंटरफेयर इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट। और सेकेंडली ये बोला गया कि हर कॉन्फ्लिक्ट में तो यूएन नहीं कर सकती ना। देयर इज अ डिबेट ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑल्सो। और जो दूसरा इन्होंने बनाया कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे उन्हीं की गवर्नमेंट से, उसी से जो है क्वेश्चन मार्क हुआ कि आपको कैसे पता कि उनकी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर रही है? क्या पता यूएन इसको बहाना बना के किसी अच्छी खासी चलती हुई कंट्री पे जाके राज करके उसकी गवर्नमेंट हटा दे, चाहे वो सही थी बट इनको कुछ अपना फायदा लग रहा होगा। बड़ी बड़ी कंट्रीज ने कहा कि इस कंट्री की गवर्नमेंट को हटाते हैं, हम कहेंगे ना हम चलाएंगे तुम्हें, तो ये तो भाई पुराने जमाने का कॉलोनियलिज्म हो जाएगा। तो कंट्रीज डिसएग्री ऑन व्हाट काउंट्स एज ह्यूमन राइट्स वायलेशन और उस पर क्या एक्शन लेने चाहिए। इवन ह्यूमन राइट्स पे भी लोगों ने कहा कि आप थोड़ी ह्यूमन राइट्स सारे सेट कर सकते हो, मे बी आप गलत करो। तो इट इज चैलेंजिंग टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और दूसरा, जब यूएन ने कहा कि हम सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, एनवायरमेंट बचाएंगे, तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा जैसे इंडिया, चाइना, भाई अभी तो हम इंडस्ट्री लगा रहे, तुम तो इतना पॉल्यूशन करके बैठे हो, तो हमारे लिए सस्टेनेबली डेवलप करना मुश्किल है, आप लोग कर सकते हो, आप डेवलप हो, ठीक है। तो कंट्रीज बहुत सारी चीजों पे डिसएग्री करते हैं। इवन टेररिज्म की डेफिनेशन पे भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है। एंड अनदर चैलेंज इज डिसाइडिंग हाउ यूएन शुड यूज द डेमोक्रेसी फंड। ये जो आपने कहा डेमोक्रेसी फंड बनाया है, इसको यूज कैसे किया जाएगा। देयरफॉर जो यूएन की फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ाने की बात हुई कि यूएन ने कहा मैं ये काम करूंगा, वो भी बहुत मुश्किल है कि आप करोगे तो करोगे कैसे।
यूएन के रिफॉर्म्स पे। तो इंडिया यूएन के रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म कौन सा है? परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बनाने वाले को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि इससे यूएन और ताकतवर बन जाएगी। एंड इवन इंडिया भी चाहता है कि सब कंट्रीज यूएन में और ज्यादा पावरफुली और अच्छा रोल प्ले करे। ठीक है ना। इंडिया का सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है। इंडिया बिलीव कि सिक्योरिटी काउंसिल फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ज्यादा बैठे हैं एंड यूएन की जनरल असेंबली के अंदर मेंबर्स बढ़ा देने चाहिए। देयरफॉर सिक्योरिटी काउंसिल आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसा इंडिया कहता है। 1965 में द नंबर ऑफ द यूएनएससी मेंबर इंक्रीज फ्रॉम 11 to 15। देखो 1965 से पहले बस 11 मेंबर होते थे, फिर 15 हो गए। ठीक है। हाउ एवर द परमानेंट मेंबर्स हमेशा सेम ही रहे हैं, परमानेंट 5 ही हैं 1945 के बाद से। नॉन परमानेंट बढ़ जाते हैं, जैसे पहले 11 थे अब 10 होते हैं, मतलब अब ये 10 है ना, तो पहले ये कम थे। ठीक है। तो यूएन मेंबर अब डेवलपिंग कंट्रीज भी होना चाहिए, अब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को भी यूएन को अपना मेंबर बनाना चाहिए। तो इंडिया आर्ग्यू करता है कि भाई अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को और बढ़ाना चाहिए। इवन इंडिया खुद को भी डिमांड करता है कि मेरे को बना दो यूएन का परमानेंट मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आएगा, आप कैसे कह सकते हो बीइंग एन इंडियन, आप कैसे कह सकते हो हमें सीट दो? हम कह सकते हैं इंडिया ने सपोर्ट करा है बोथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाने के लिए। इंडिया बिलीव करता है कि अगर ये हम बढ़ा देंगे तो वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, कि एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और वहां से सिर्फ 2 कंट्रीज गई हुई है, बिठाओ और कंट्री वहां से। अफ्रीका में से कोई कंट्री है ही नहीं और साउथ अमेरिका में से कोई कंट्री है ही नहीं, तो वहां से भी बिठाओ। तो हम सब कहते हैं कि भाई मेंबर बढ़ाओ, परमानेंट भी नॉन परमानेंट भी। अब वाई इंडिया डिजर्व परमानेंट सीट, हम वो वीटो वाली परमानेंट सीट क्यों डिजर्व करते हैं? नंबर 1 पॉपुलेशन चाहिए थी, वो भी है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यूएन की हर एक्टिविटी के अंदर। इकोनॉमी भी बढ़ रही है अच्छी खासी, इंडिया यूएन को बजट में भी चंदा देता है, तो परमानेंट सीट तो हमें मिल ही जानी चाहिए ना, क्योंकि हम ये सब काम कर रहे हैं। नाउ अब जब इंडिया कहता है मुझे मेंबर बना दो परमानेंट वाला, तो पाकिस्तान इसको अपोज करता है, बिकॉज कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारे आपसी कलेश हैं और मुद्दे हैं, इसके बेसिस पे अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा तो वो बाइस्ड होगा। फिर क्या होगा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला लिया जा रहा हो तो इंडिया उसमें बन के बहुत आगे आएगा कि हाँ लेना चाहिए, और अगर कुछ और ऐसा फैसला लिया जा रहा हो तो इंडिया वीटो यूज कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि इसे नहीं बनाओ, हमारे इंडिया को नहीं बनाओ क्या परमानेंट मेंबर। सम कंट्रीज कंसर्न है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये हमें परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहती। अदर बिलीव्स की जो इंडिया पाकिस्तान का जब तक ये खत्म नहीं होता, जो हमारा इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, तब तक हम एक अच्छे मेंबर नहीं बन पाएंगे परमानेंट काउंसिल के। सो हम आर्ग्यू दैट इंडिया गेट्स अ परमानेंट सीट। कुछ कहते हैं कि ठीक है आप इंडिया को दे दो, इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, आज वो बैठ सकते हैं परमानेंट काउंसिल में, तो ब्राजील को भी बिठाओ, जर्मनी को भी बिठाओ, जापान को भी बिठाओ, साउथ अफ्रीका को भी बिठाओ। और कुछ कहते हैं भाई एशिया से तो ऑलरेडी 2 कंट्रीज हैं, एक हमारा पड़ोसी चाइना, एक हमारा दोस्त रशिया, तो एटलीस्ट अफ्रीका जहां से कोई ही नहीं है उन्हें बिठाओ, साउथ अमेरिका जहां पे कोई नहीं है वहां से बिठाओ, वहां तो परमानेंट मेंबर में कोई भी नहीं है। तो कंक्लूजन ये है दैट डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट की वजह से हमें इंडियंस को परमानेंट सीट नहीं मिल पाई। नाउ द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब हम यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब अमेरिका की दादागिरी वाला वर्ल्ड। अब इतना चैप्टर पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है कि यूएन कुछ काम कर भी रहा है या यूजलेस है यूएन? तो आफ्टर द कोल्ड वॉर यूएन एक सुपर पावर के अंडर में काम कर रहा था। मेनी कंट्रीज होप दैट यूएन के रिफॉर्म से जो है हम यूएस की जो डोमिनेंस है उसको चेक मतलब होता है स्टॉप और बैलेंस कर पाएंगे। दे वांटेड द यूएन टू प्रमोट डायलॉग डिस्कशन बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज, और यूएन ने ये काम बहुत अच्छे से करा। अगर हमें यूएसए से बात करनी हो तो हम यूएन में बैठ के कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू चेक द यूएसए? आप अमेरिका की पावर को कैसे कम नहीं कर सकते हो? चेक मतलब स्टॉप करना, कम करना बहुत मुश्किल है अमेरिका की पावर को, इवन यूएन के लिए बहुत मुश्किल है अमेरिका को चेक में रखना। वाई? यूएसए की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, तो इसलिए यूएन जो को वो ऑफन इग्नोर कर देता है। अगर यूएन को जो उसके खिलाफ कह रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी है। सेकेंड चीज, सबसे बड़ा चंदा ही यूएन को यूएसए देता है, यूएसए के पैसे से ही तो यूएन चलती है सबसे ज्यादा। ठीक है,
यूएन के हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में ही है, जो यूएसए के अंदर ही है, जिससे उसको एक एडिशनल इन्फ्लुएंस मिलती है। बहुत सारे यूएसए के ही सिटीजन्स यूएन में काम कर रहे हैं। यूएन में काम करने वाले और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादातर अमेरिका के लोग ही होते हैं। यूएसए हैज़ अ वीटो पावर, प्लस सोने पे सुहागा वीटो पावर है, कोई डिसीजन उसके खिलाफ लिया ही नहीं जा सकता है। सो इट कैन ब्लॉक एनी डिसीजन दैट गोज अगेंस्ट इट। द यूएसए ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन सिलेक्शन ऑफ द यूएन का सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है उसमें भी अमेरिका का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए ये यूज कर सकती है अपनी इन्फ्लुएंस को टू डिवाइड अदर कंट्रीज एंड रिड्यूस ऑपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज। तो इसलिए इस ताकत का ना अमेरिका यूज करता है डिवाइड करने में। कुछ कंट्रीज को अलग भड़का देगा, कुछ कंट्रीज को अलग भड़का देगा, तो सब सोचेंगे कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन है और अपने कॉमन दुश्मन को हम पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, नाउ ये हमने पढ़ लिया, तक हमने पढ़ लिया यूएस की इन्फ्लुएंस कितनी ज्यादा है। अब आता है कैन यूएन चेक यूएसए पावर। तो नहीं, कंप्लीटली तो हम यूएसए को रोक नहीं सकते हैं। हाउएवर यूएन से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वही बात जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ी थी, जहां यूएसए और बाकी कंट्रीज डिस्कस कर सकते हैं। अदर कंट्रीज कैन यूज यूएन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड जो है अपने आप कहो पॉलिसीज के ऊपर विचार। यूएन इज नॉट परफेक्ट बट इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यूएन की इंपॉर्टेंस आज के जमाने में क्या है कि परफेक्ट नहीं है बट की पीस, कॉपरेशन, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एज इंटरडिपेंडेंस, आज के जमाने में कितना ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, आप जिससे चाहे बात कर सकते हो। आप साउथ कोरिया में बैठे हुए किसी इंसान से बात कर सकते हो, आप जंगल में कहीं बैठे हुए किसी इंसान से जो यूरोप की किसी जंगल में बैठा है, इटली के, उससे भी बात कर सकते हो अगर वहाँ नेटवर्क आ रहे हो। तो इंटरकनेक्टेडनेस बहुत बढ़ गई है। तो इस जमाने में क्या हमारे लीडर्स, देश के पॉलिटिशियन को एक जगह की जरूरत नहीं है जहाँ बैठ के वो बात कर पाए हमारे लिए, तो यूएन वो प्लेटफॉर्म हमें देता है। तो कंट्रीज शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट यूएन एंड स्ट्रेंथ द यूएन। तो इसलिए कंट्रीज को अपना भरोसा रखना चाहिए यूएन पे और उसे स्ट्रेंथ करना चाहिए। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स ऑफ आर सारी की सारी बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन के अलावा होती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच, ये क्यों बनी थी? ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। इन्होंने बहुत काम करे हैं, जैसे कि चाइल्ड सोल्जर्स का यूज ना हो, लैंड माइन्स बैन करोगे उस पर लोग गलती से पैर के मर जाते हैं। एंड ये कहती है कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बननी चाहिए। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये छोटे छोटे बॉक्सेस इस चैप्टर के एग्जाम में जरूर आएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक एनजीओ है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। ये ह्यूमन राइट्स की एक लिस्ट बनाती है और क्रिटिसाइज करती है उन गवर्नमेंट्स को जो उन्हें नहीं मानते। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 1957 में बनी थी। ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये 1995 में बनी थी। ये GATT को हटा के बनी थी। ये रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के, ये प्रमोट करती है फ्री एंड फेयर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज कई बार कंप्लेन करती हैं दैट जो है ना यूएसए, EU, जापान इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि ये बहुत वर्ल्ड में ट्रेड में बड़ी कंट्रीज है। वर्ल्ड बैंक, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1944 में बनी थी। ये बहुत डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करता है। हम भी बहुत चंदा लेते हैं, इनसे लोन लेते हैं, बाकी कंट्रीज भी लेती हैं। ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लोन कंडीशंस एंड प्रमोटिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये आपको लर्न करना है। विद दिस हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इन डेप्थ में ये चैप्टर समझा दिया है कि कोई भी वे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको एक मेच्योर होके सॉल्व कर पाओगे अंडरस्टैंड करके। ठीक है, अब इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स दूसरे चैनल पे करेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और बाकी चैप्टर्स भी जाके पढ़ लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।